हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक पार्ट 4 हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं पार्ट 5 लेकर आया हूं, जिसमें मैं टॉप नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा आईएलओ की जो कोर कन्वेंशन है, टोटल 8 कन्वेंशन है, जिस पर से 6 को इंडिया ने 6 आउट ऑफ 8 जिसे इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है, उसमें से कोई 2 कन्वेंशन ऐसे हैं कोर कन्वेंशन आईएलओ के जिसको इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर 87वें नंबर का जो कन्वेंशन है वो पूछा गया है कि वो किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन दे रखा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स टू द ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, दूसरा है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, तीसरा है इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, चौथा है मिनिमम एज कन्वेंशन। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, जो हमारा राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन है, ठीक है, ये बेसिकली ये वाला जो कन्वेंशन है ऑप्शन 2, ये हमारा 98 नंबर का है। और जो 87 वाला जो कन्वेंशन होता है उसकी बात की जाती है तो वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन टू दी राइट टू दी ऑर्गेनाइज कन्वेंशन। बेसिकली अब यहां पर बात आती है कि अगर सरकार ने जो 8 कोर आईएलओ के प्रिंसिपल्स हैं उनमें से 6 को किया और इन 2 को नहीं किया है, तो उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ये अगर इंडियन गवर्नमेंट इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर देती है तो उसे कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिससे कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में वर्क कर रही है किसी भी तरह से, तो उन्हें उनके अंदर जितने भी वर्कर्स होंगे वो अपना एसोसिएशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको गवर्नमेंट के नजरिए से देखेंगे तो क्या पुलिस के अंदर एक पुलिस पूरा एक डिपार्टमेंट है, पुलिस एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अगर कभी ऐसा बनता है जिसमें क्या होता है कि पुलिस मिलकर एक एसोसिएशन बनाती है, तो क्या ये सही होगा? क्या ये गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात होगी, देश के लिए अच्छी बात होगी? डेफिनेटली नहीं। उसी तरह से मिलिट्री वगैरह में भी आप देख सकते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये जो कन्वेंशन है 87 नंबर और 98 का, इसको दोनों को साइन नहीं कर रखा है। अगर आप बात करते हैं इक्वल जो रिम्यूनरेशन कन्वेंशन है, ठीक है, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन है, वो रिलेटेड है हमारा, उसका नंबर जो हो जाता है वो जाता है 100, ठीक है, उसका नंबर हो जाता है 100। उसी तरह मिनिमम एज कन्वेंशन जो है वो रिलेट करता है आपका जाकर 138 से। इसके अलावा एक और कन्वेंशन है, ठीक है, फोर्स्ड लेबर का, ठीक है, फोर्स्ड लेबर का। फोर्स लेबर से रिलेटेड आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है? 24, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 24 है। जब आप इसमें 5 और जोड़ देते तो क्या आता है? 29। तो ये 29 नंबर का जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है आईएलओ का, जिसमें बात की गई है फोर्स्ड लेबर की। उसी तरह एक और कन्वेंशन है एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, तो उसकी बात अगर की जाए तो वो कौन से नंबर पर आता है? अगर आप एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर की अगर आप बात करते हैं, तो एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर की अगर आप बात करते हैं तो ये हो जाता है इनका आई गेस, अगर एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर 105, सॉरी, हाँ 105 का मे बी ये है, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई अप कर लीजिएगा, लेकिन जहां तक मेरे अकॉर्डिंग 105 ही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए कभी जैसे पेपर में देखा जाता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जो कि काफी डेप्थ में होते हैं और हम नहीं पढ़ पाते हैं या हम उसको नहीं हैंडल कर पाते हैं। ये कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, बेसिकली सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरी एक डेफिनेशन है। और मैं पर्सनली आपको कहना चाहूंगा, अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दिखता है, अगर आपने कर रखा है किसी जगह, किसी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह में आपने उसको पढ़ा था, आपको बिल्कुल वही डेफिनेशन आ गई, तो उसको टिक कीजिएगा। अदरवाइज वहां पर आप छोड़कर आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। जैसा कि ये है, इसमें बोला गया सोशल सिक्योरिटी एज अ करेंटली अंडरस्टूड इज वन ऑफ द डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न एज व्हिच इज द इन्फ्लुएंसिंग सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक पॉलिसी इट इज द सिक्योरिटी दैट द स्टेट फर्निशेस। तो ये सारी बात की गई है। तो ये कन्वेंशन बेसिकली, ये जो इस डेफिनेशन है ये किसने दी थी? तो ये वैसे वीवी गिरी साहब ने दी है, ठीक है। उसके अलावा वॉल्टर जो फ्राइडलैंडर है, इन्होंने भी दी थी डेफिनेशन, ठीक। ये मुझे पता था, इस वजह से मैंने आपको बेसिकली आसानी से बता दिया। लेकिन अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वहां पर स्किप करना है, स्किप करने में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज अ नॉन कैश बेनिफिट वाज प्रोवाइडेड अंडर। मतलब पहली बार इंडिया में किस एक्ट के अंदर ये जो है नॉन कैश मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया गया, मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड किया गया था, ठीक है।
ठीक, तो यहां पर बात अगर करते हैं तो ये हो जाता है द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर बात करते हैं तो जो ईएसआई एक्ट है हमारा, ये किन किन जो फैक्ट्रीज है या फिर स्टेब्लिशमेंट है वहां पर अप्लीकेबल होता है, मतलब उसके लिए एटलीस्ट कितने वर्कर होने चाहिए, तो 10 और मोर देन 10, जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पर आप जो ये हमारा एक्ट है ईएसआईसी, ये एक्ट जो है इसको आप लागू कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसका गठन कौन करता है, इसको स्टैब्लिश कौन करता है, तो इसको स्टैब्लिश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करती है। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, अब ये जो है ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बनाया है, बेसिकली सोशल सिक्योरिटी में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इस वजह से वहां से मैंने सीधे डेटा को लिया है। पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। देखिए कीवर्ड गलती से भी मत छोड़िएगा। पहला पूछा गया है जो स्टेटमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल फ्रॉम 5.8% इन 2018-19 टू 4.2% इन 2020-21। ये डेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, 2017-18 की अगर हम बात करें तो वहां पर एक रिपोर्ट आई थी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की 2016-17 में, जो कि 18 के आसपास लीक हुई थी, ऐसा मतलब एक वो बना था, सरकार ने तो उसको पब्लिक नहीं किया था, उसके बावजूद उसके डेटा सामने आए थे जो कि बड़े चौंकाने वाले थे। तो वहां पर ऐसा बोला गया था कि जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 6% या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। अगर पहला ठीक है तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 इजिली आप एलिमिनेट कर सकते हो। सेकंड की अगर आप बात करते हैं, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो क्या हुआ है, वो बढ़ गया है 25.1% से 2018-19 में वो 18.6 था, जो कि बढ़कर अभी 25.1 हो चुका है। ठीक है, तो ये पीआईबी में भी आया हुआ था, स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है यहां पर करेक्ट है। अब तीसरी बात की जा रही, इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, ये जो लास्ट हमारा साल गया है, इसमें 50 करोड़ से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के जो डेटा है उनको रजिस्टर किया गया, उन वर्कर्स को रजिस्टर किया गया ई श्रम पोर्टल में। क्या ये सही है? 50 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं लगता, 135 करोड़ की अगर टोटल जनसंख्या है तो उसमें 50 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को एक साल के अंदर करना ये थोड़ा कठिन है, ये एक्सट्रीम सा हो रहा है, जबकि इसका एक्चुअल डेटा अप्रोक्सीमेट 29 करोड़ के समथिंग है। ठीक है, 29, ये उससे बहुत ज्यादा है, तो ऑप्शन 3 यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 2 सेकंड का पॉज ले सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके आराम से हैंडल कीजिएगा। द स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द फाइनेंशियल, देखिए ज्यादातर हम क्या करते हैं पेपर में जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो इतना पढ़ेंगे कि अच्छा हाँ ये अभी तो हुई थी, बजट में आई थी, और ये मतलब ये लाइन सही लिखी और इसको पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे। और यहां पर पूछा क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये पढ़ के आगे बढ़ गए, फिर हमने हाँ 2 साल की बात भी हुई थी, यानी ये स्टेटमेंट भी लगभग क्या है सही, हम इसको भी ऐसे मान के चल देंगे। और तीसरी कि दिस स्कीम इज वैलिड फॉर द 2 ईयर पीरियड, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, और हम ऐसे करके चल देंगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे भाई? पहली बात तो बजट के समय अगर अनाउंस हो रही तो ज्यादातर बात होगी, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना होंगे वहां पर, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। ठीक है, वहां पर कौन होंगे? फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, निर्मला सीतारमन जी थी वहां पर। 2 साल की स्कीम जरूर है, पर आप खुद सोचो ना, अगर 7.5% का इंटरेस्ट रेट दे रही है तो 2 साल की, अगर मात्र केवल 2 साल की स्कीम है, 2 साल के लिए वो स्कीम चलेगी, तो एनुअली कंपाउंड क्यों किया जाएगा भाई? एनुअली कंपाउंड करने में कितना ही पैसा बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा पैसा बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर ये हाफ ईयरली लिख देता, ठीक है, अगर ये हाफ ईयरली लिख देता तो एक बार को आप कंफ्यूज हो सकते थे, पर अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे कि केवल 2 साल की स्कीम में अगर साल में उसको कंपाउंड करोगे तो कितना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला, बिल्कुल ज्यादा नहीं। तो इसको एनुअली की जगह किसमें करेंगे भाई? क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, इसको क्वार्टरली क्या किया जाएगा? क्वार्टरली इसको कंपाउंड किया जाएगा। ठीक है, ना हाफ ईयरली ना एनुअली, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और 2 साल के लिए तो वैलिड ही है, यानी कि पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो गया यहां पर? गलत हो गया है, यानी ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट की बात कर रहा है।
नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम 2019 की एक स्कीम थी जिसे अभी हाल ही में क्या अमेंड भी किया गया है। तो ये जो स्कीम है देखिए इसमें 700 पहले में बोल ही दिया गया है कि अमेंड किया गया है, सही है, ठीक है। दूसरा द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज रेज्ड फ्रॉम ₹4 लाख, 4 लाख से बढ़ाकर इसे कितना कर दिया गया, 4,50,000 से बढ़ाकर 9 लाख, ठीक है, 9 लाख कर दिया गया है सिंगल अकाउंट्स के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कर रहा है जो ज्वाइंट अकाउंट है उसमें 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो गलत कौन सी है भाई, दिस ऑल चेंजेस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च। कोई भी स्कीम जो नई लागू होती है बजट या बजट के बाद, तो ध्यान रखिएगा वो 1 मार्च नहीं होगा, ज्यादातर उसमें 1 अप्रैल होगा, यानी एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होकर जो नया फाइनेंशियल ईयर होता है ज्यादातर स्कीम्स वहां से लागू होंगी इस तरह की। तो ये 1 मार्च ये वाला तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 यहां पर गलत है, बाकी 3 सही है। इसको देख लीजिएगा, ये पीआईबी में भी था, बजट में भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। Who among the following said the most perfect system of government is the one that produces the greatest possible happiness, the highest level of social security and the greatest degree of political stability? ऑप्शन दे रखा है सिमोन बोलिवर, दूसरा ऑप्शन है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, महात्मा गांधी एंड वीवी गिरी। ये जो है इसमें मैं आपको हिंट दूंगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए है, जैसा कि मेरा 7 नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर हमेशा कमेंट में मैं छोड़ देता हूं आंसर देने के लिए, तो ये क्वेश्चंस का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट दिया गया है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये इनमें से किन्होंने कही थी। हिंट ये है कि जिस किसी ने भी कही थी उसे लैटिन अमेरिका का या साउथ अमेरिका का आप कह सकते हो कि मुक्तिदाता कहते हैं, ठीक है। उसने पूरे साउथ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज को, ठीक है, क्या करवाया था, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई थी, फ्री कराया था, ठीक है, कॉलोनाइजेशन से बाहर निकाला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इतना आप जान जाओगे तो महात्मा गांधी या फिर वीवी गिरी को तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर ही दोगे, ठीक। आते हैं हम, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि स्कीम को रिलेटेड है। इसमें पूछा गया, इसमें भी देखिए इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक। अब इनकरेक्ट पहला पूछा गया है, पहला बोला गया है सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो ओपन किया जा सकता है किसी भी लड़की के लिए जिसकी बर्थ के बाद जब तक कि उसकी एज कितनी ना हो जाए 15, मतलब 15 साल से छोटी बच्ची का अकाउंट खोला जा सकता है। स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमें जानते हैं कि केवल 10 साल तक के बच्चों का अकाउंट खोला जा सकता है, मतलब बच्चियों का अकाउंट खोला जा सकता है। हाँ, 250 रुपए, पहले ये 1000 हुआ करता था, लेकिन जब सरकार ने 2015 में ये चीज खोली, अकाउंट खोला, मतलब सुकन्या समृद्धि योजना चलाई, और 2015 से स्कीम में उतना पैसा लोग डाल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि 1000 रुपीज जो लोअर मिडिल क्लास होती है या पुअर जो लोअर क्लास होती है उसके लिए 1000 रुपीज एक बड़ा अमाउंट होता है, तो वो नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से इसको घटाकर कितना कर दिया गया, 250 रुपीज मिनिमम कर दिया गया। मैक्सिमम डिपॉजिट 1 साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 1 साल में 2.5 लाख है, नहीं भाई, ये 1,50,000 है, ठीक है, 1,50,000 है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी गलत है, उसके साथ ही साथ स्टेटमेंट जो सेकंड भी हमारी क्या हो गई है, स्टेटमेंट सेकंड भी हमारी गलत हो गई है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी। स्टेटमेंट सेकंड नहीं, सॉरी, स्टेटमेंट थर्ड भी गलत हो गई है, तो पहला और तीसरा गलत, यानी ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट। पेन को क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा, पेन को क्या हो गया, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 and 3 ओनली। बात करते हैं आगे हम, देखिए अभी ना ईपीएफओ का जैसे लास्ट टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर आपको जो शॉर्ट क्लिप्स एकदम हमारे जो कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि हमारे नोट्स हो सकते हैं, आपको लास्ट टाइम पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया, सोशल सिक्योरिटी, जैसे ये जो टॉपिक्स हैं जिनके छोटे छोटे नोट्स चाहिए, मार्केट में इनकी लेंदी बहुत ही बल्कि बुक्स जो है वो चल रही हैं, 200 पेजेस की, 250 पेजेस की, जहां से हार्डली 3 से 4 क्वेश्चंस आने हैं। तो वहां पर बुक्स खरीद, उतनी मोटी बुक्स पढ़ने से बढ़िया आप छोटे छोटे नोट्स पढ़ो। तो हमारे इस कोर्स में ना एकदम समराइज वे में सभी, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, इंग्लिश हो, या कोई भी, आपको बहुत ही छोटे से उसमें दिया गया है, एकदम क्रिस्प नोट है जिसे आप इजिली 15 से 20 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। उसके साथ ही मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ डाउट क्लासेस भी हैं जिसको आप लेकर अपने जो लास्ट टाइम है उसमें अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है देख सकते हो, जो एक एसएसए का कोर्स, एक हमारा और फॉर्म आया हुआ था
सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसका भी एक कोर्स है जिसे आप परचेस कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, उसमें भी सेम चीजें अवेलेबल कराई जा रही हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में। इसको भी हाल ही में अमेंड किया गया है, जैसे नेशनल सेविंग स्कीम्स थी 2019 की, उसी समय की ये सब स्कीम्स क्या होती है, बेसिकली स्मॉल सेविंग्स स्कीम है जिन्हें लोग करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करते हैं ताकि वो अपना जो ओल्ड एज में अपने आप को सिक्योर कर सके, फाइनेंशियली वेल साउंड कर सके। ठीक है, तो इसकी जो पहले लिमिट थी कुछ और थी और अभी उसको अमेंड करके कितना कर दिया गया, ये क्वेश्चन है। क्या 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख? तो वो हालत की अभी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है भाई, 30 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अभी उसको बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है और ये स्कीम 60 साल से ज्यादा वालों के लिए है, 60 साल या 60 साल से ज्यादा वालों के लिए है। ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि वो अमंग द फॉलोइंग सेड अ प्रोग्राम ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी अगेंस्ट दी कंटेंजेंसी। कुछ कंटेंजेंसी है जैसे लाइफ सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिपेंडेंसी, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, तो इसमें सोशल सिक्योरिटी वगैरह जो प्रोवाइड की जाती है इन सबकी बातें की गई हैं। तो ये जो डेफिनेशन है बेसिकली किसने दी थी, तो ये दी थी हमारे वॉल्टर फ्राइड लैंडर साहब ने। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे टॉप क्वेश्चन थे। अब तक हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, आगे भी हम 50 इससे और बढ़िया जो क्वेश्चंस हैं स्कीम से रिलेटेड हो गया या कोई कॉन्सेप्ट हो गया, कोई ऐसी ही थ्योरी हो गई, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको पेपर से पहले ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड 1-1.5 घंटे का कोई मैराथन होना चाहिए जिसमें सभी इंपॉर्टेंट एक्ट के जो प्रोविजन है उसको करा दिए जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आपकी मदद की जाएगी। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई को जारी रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।